Hello everyone, this is part second of first chapter which is crop production and management. So second part जो है वो हम agricultural implements से start करेंगे. So agricultural का मतलब तो पता है आपको, implements का मतलब होता है tools, मतलब औजार या हथियार. ठीक है, तो एग्रीकल्चर के क्या क्या टूल्स है, क्या क्या औजार है जिससे एग्रीकल्चर किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सोइंग करने से पहले, सीड्स को सो करने से पहले ये नेसेसरी होता है कि आप क्लम्प्स को ब्रेक डाउन कर लो. इससे आपको बेटर इल्ड मिलेगी, मीन्स ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगी. ये जो आपको एग्रीकल्चर के जो वर्क्स हैं उसके लिए वेरियस टूल्स यूज होते हैं, लेकिन जो मेन टूल्स यूज होते हैं दिस पर्पज़ के लिए, जैसे कि सॉइल को डिग करना है या वीड्स जो अनवांटेड ग्रास हैं उसे रिमूव करना है. ठीक है, तो इन सब के लिए क्या होते हैं, मेन टूल्स जो हैं वो हैं प्लॉ, हो एंड कल्टीवेटर. सो फर्स्ट है हमारा प्लो, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्लो क्या होता है. सो यहाँ आपको गिवन है प्लो, और आपको इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ कि डायग्राम क्या है. ठीक है, ये है आपका प्लो का ड्राइंग, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है दी प्लो. ठीक, सो यहाँ पे देखो, अगर आपको ड्राइंग बनाने के लिए आए तो आप प्लो इस तरह से बना सकते हो. यहाँ पे जो प्लो होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है प्लॉ शाफ्ट और दूसरा है प्लॉ शेयर. सो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, दिस इज प्लॉ शेयर, एंड ये जो आपको लॉन्ग रोड की तरह दिख रहा है दैट इज प्लॉ शाफ्ट. ओके, सो इसमें क्या होता है कि ये आप देख रही हो, ये जानवर के द्वारा जो बुल्स होते हैं, अ पेयर ऑफ बुल्स, मतलब दो बुल्स के द्वारा इसे खींचा जाता है. आप बुल्स की जगह पे हॉर्स या फिर कैमल्स का भी यूज कर सकते हो. देखो यहाँ पे एक बीम होता है लकड़ी का, उससे ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाले पार्ट को यहाँ पे क्या अटैच किया जाता है. ठीक है, इस वाले पार्ट को, प्लॉ शाफ्ट का ये वाला जो एंड होता है उसे यहाँ पे अटैच किया जाता है, और अंत में यहाँ पे होता है आपका प्लॉ शेयर, जिससे क्या होता है, ये जब बैल चलते हैं तो इससे मिट्टी डिग होती है. ठीक है, तो ये है प्लॉ शेयर. आइए आपके बुक में क्या क्या लिखा हुआ है इसे भी एक बार देख लेते हैं. सो प्लॉ का एंशियंट टाइम में यूज होता था सॉइल को टिल करने में, मैन्योर या फर्टिलाइजर्स वगैरह जो होते हैं उसे ऐड करने में, वीड्स किसे कहते हैं, वीड्स होता है जो अनवांटेड ग्रास जो उगाता है हमारे क्रॉप्स के साथ उसे कहते हैं. तो वीड्स को रिमूव करने में और सॉइल को टर्न करने में, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है लूजनिंग एंड टर्निंग, टीलिंग या प्लोइंग को ही कहते हैं. ठीक, दिस इज मेड अप ऑफ वुड. ये जो प्लॉ होता है वो वुड का बना होता है, और अ पेयर ऑफ बुल्स, मतलब दो बैलों की हेल्प से इसे खींचा जाता है. ड्रोन माने खींचा जाना. ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जगह पे आप एनिमल्स यूज कर सकते हो, हॉर्सेस को एंड कैमल्स को. ठीक है, इट कॉन्टेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लॉशेयर. मैंने आपको बताया कि एक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैंगुलर. ठीक है, एक ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप है यहाँ पे लगा हुआ जिसे प्लॉशेयर कहते हैं. ठीक, उसके बाद है द मेन पार्ट, प्लॉशेयर हो गया. द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, जो मैंने बताया था कि जिसे प्लॉ शाफ्ट कहते हैं वो एक लॉन्ग रॉड ऑफ वुड होता है. तो प्लॉ शेयर किसे कहते हैं यह आपको बताना है कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप जो कि प्लॉ में लगा हुआ होता है उसे हम कहते हैं प्लॉ शेयर. एंड जो मेन पार्ट होता है प्लॉ का, जो एक लॉन्ग, इसका स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि एक लॉन्ग लॉग ऑफ वुड की तरह दिखता है जिसे प्लॉ शाफ्ट कहा जाता है. There is a handle at one end of the shaft, the other end is attached to a beam. मैंने आपको बताया कि बीम से अटैच होता है जो कि जानवरों के नेक्स, गर्दन पे रखा जाता है. यहाँ पे देखो क्या गिवन है, यहाँ पे 2 बुल्स हैं. ठीक है, उनके गर्दन पे एक बीम रखा हुआ है, उससे इसे अटैच किया गया है. मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में. उसके बाद है द अदर एंड, यहाँ पे आपने पढ़ लिया कि नेक्स्ट पे रखा जाता है 1 पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन. देखो इसमें ज़्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, ओनली 1 पेयर ऑफ बुल्स, मतलब 2 बैलों की हेल्प से एंड एक मैन की हेल्प से इसे इजीली ऑपरेट किया जा सकता है, प्लो किया जा सकता है. ठीक है, देखो पहले वुडन प्लो का बहुत चलन था, बट जब से आयरन प्लो आ गया है आज के समय में तो लोग वुडन प्लो को भूल चुके हैं, मतलब वुडन प्लो की जगह आयरन प्लो ने ले ली है.
नेक्स्ट है हमारा हो। तो फर्स्ट जो हमारा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में से जो फर्स्ट आ रहा था, जो कि मेन टूल्स था, वो था प्लो एंड द सेकेंड वन इज हो। सो यहाँ है हो मतलब कुदाल, ठीक है। इट इज़ अ सिंपल टूल। और देखो प्लो को हिंदी में क्या कहते हैं, हल कहते हैं, हल। यहाँ है हो मतलब कुदाल, इससे आप फावड़ा बोलते हैं। तो हिंदी में क्या कहते हैं, हो को कुदाल, और यहाँ पे इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक सिंपल टूल है, क्या है, इट इज़ अ सिंपल टूल। इसका यूज होता है रिमूविंग वीड्स को रिमूव करने में और मिट्टी को लूज करने में, मतलब भुरभुरा बनाने में, मिट्टी को डिग करने में। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, ठीक है। ये क्या है, इसका एक लॉन्ग रॉड होता है, जैसे कि इसमें आपने देखा एक लॉन्ग रॉड होता है। तो हो में भी ऐसा ही होता है, हो में वुड का भी रॉड हो सकता है एंड आयरन का भी। नेक्स्ट पेज पे इसका ड्राइंग है, मैं उसे दिखा के आपको समझाऊंगी। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट, एक मजबूत चौड़ा और बेंट प्लेट, मुड़ा हुआ एक प्लेट होता है आयरन का, वो फिक्स होता है इसके वन एंड में, ठीक है। एंड नेक्स्ट पे देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो हो जो है उसका ड्राइंग आपको गिवन है। यहाँ पे ये देखो मैंने इसी रॉड के बारे में आपको बताया था, दिस इज रॉड, जो ये वुड का भी बना हो सकता है और आयरन का भी। यहाँ पे आयरन का बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बीम होता है, वही बीम जो कि एनिमल्स के नेक पे रखा जाता है, ठीक, गर्दन पे रखा जाता है और एनिमल्स इसे पुल करते हैं। यहाँ पे लिखा है पुल्ड बाय एनिमल्स। ना यहाँ पे एक बेंट प्लेट होता है, जो स्ट्रॉन्ग बेंट प्लेट होता है, लोहे का बना एक प्लेट होता है जो यहाँ पे लगाया रहता है, इसके एक एंड में अटैच रहता है। ऊपर में एक ग्रिप रहता है, यहाँ पे एक पर्सन यहाँ पे बैठ सकता है, और जब पर्सन बैठेगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा और यहाँ से एनिमल खींचेंगे, यहाँ प्रेशर पड़ेगा, तो ये जो है बेंट प्लेट वो ज़मीन के अंदर जाएगा और मिट्टी को डिग करेगा। ओके, यहाँ पे एक हैंडल दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी मैन बैठ के इसे पकड़ सकता है, ठीक। तो ये था हो। नेक्स्ट है आपका कल्टीवेटर। सो नेक्स्ट है जो कि आपका लास्ट है, वो है कल्टीवेटर। सो आज के समय में प्लोइंग करने के लिए लोग कल्टीवेटर का यूज करते हैं, जिसे ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता है। यहाँ देखिए ट्रैक्टर और इसके पीछे लगा हुआ है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का यूज करने से ये आपके लेबर को, मेहनत को बचाता है एंड साथ ही साथ टाइम को बचाता है। सो नेक्स्ट है आपका सेकेंड, वो है सोइंग। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में सेकेंड स्टेप पे जो आता है वो है सोइंग। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड द सेकेंड इज सोइंग, ठीक। तो सोइंग यहाँ पे देखिए, क्योंकि सोइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप किसी चीज़ को बोओगे नहीं, सो मतलब बोना, ठीक है, बोओगे नहीं तब तक आप काटोगे क्या या पाओगे क्या, ठीक है। तो ये सोइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉप प्रोडक्शन का एक हिस्सा है ये। बिफोर सोइंग करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी सीड्स सो करने के लिए ले रहे हो वो गुड क्वालिटी का सीड्स होना चाहिए, ठीक है। जो भी सीड्स आप सो करने के लिए ले रहे हो वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए एंड गुड वैरायटी का होना चाहिए, उसे ही आप सेलेक्ट करो, ठीक है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, हाई यील्ड के लिए, मतलब अच्छा प्रोडक्शन के लिए, तो वो अच्छे सीड को लेते हैं जो क्लीन हो, हेल्दी हो और गुड वैरायटी का हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमें किस तरह का सीड लेना चाहिए, सीड्स लेना चाहिए, तो आपको बताना है गुड क्वालिटी का सीड्स होना चाहिए, जो क्लीन एंड हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वैरायटी। नेक्स्ट है आपका सेलेक्शन ऑफ सीड्स, ठीक है। सेलेक्शन ऑफ सीड्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहली कुछ बोल रही है, यहाँ पे वन डे आई सा माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड पॉर सम वाटर ऑन देम। पहली कहती है, एक दिन मैंने माँ को देखा कि माँ ने कुछ ग्राम के सीड्स को, मतलब चने के सीड्स को, एक बर्तन में, वेसल यानी बर्तन में रखा और उसमें कुछ पानी डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दी। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय के बाद, कुछ मिनट्स के बाद, सम सीड्स जो थे ग्राम के, वो क्या करने लगे, फ्लोट करना शुरू कर दिए ऑन द टॉप ऑफ द वाटर के टॉप पे क्या करने लगे, फ्लोट करने लगे। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। तो पहली पूछती है कि जब माँ ने जब सीड्स को डाला था और पानी डाला था उस वक्त तो ठीक था, पर कुछ मिनट्स के बाद मैंने देखा कि कुछ सीड्स पानी के ऊपर फ्लोट करने लगे, मतलब तैरने लगे, तो ऐसा क्यों हुआ। इसी को आगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.1, इसमें है टेक अ बीकर। आपको एक बीकर लेना है, एक बर्तन लेना है और उसको पानी से आधा बर्तन को भर देना है, ठीक है। उस बीकर को हाफ भर दीजिए वाटर से। उसके बाद मुट्ठी भर व्हीट के सीड्स, मतलब गेहूं के दाने को आप उसमें डाल दीजिए। वेट फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए इंतजार कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सीड्स थे, आर दीज सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या कुछ ऐसे सीड्स थे जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे थे, कुछ ना कुछ तो हो गए ही।
वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। तो जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे थे वो लाइटर थे या हैवियर थे? जो पानी के अंदर डूब चुके थे उससे लाइटर थे कि हैवियर थे? तो वो लाइटर थे, हल्के थे, तभी तो वो ऊपर फ्लोट कर रहे थे। सो वाई वुड दे बी लाइटर? तो वो लाइटर कैसे हो गए? ठीक है, तो वो डैमेज्ड सीड्स थे, बिकम हॉलो। डैमेज सीड जो होते हैं वो हल्के हो जाते हैं और पानी के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। क्यों डैमेज सीड्स हल्के हो जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर हॉलो हो जाता है, मतलब वो खोखले हो जाते हैं अंदर से, और इसलिए वो हल्के हो जाते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसलिए वो हल्के होकर अंदर से खोखले हो जाते हैं, इसलिए हल्के हो जाते हैं और वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। तो जब भी ऐसा फ्लोट करता हुआ आपको कोई भी सीड्स दिखे तो आप समझ जाओ कि वो डैमेज सीड्स है। ठीक है, यहाँ है दिस इज़ अ गुड मेथड। अभी आपने जो देखा एक अच्छा मेथड है जिससे आप सेपरेट कर सकते हो अपने गुड को, मतलब हेल्दी सीड्स को डैमेज सीड्स से अलग कर सकते हो बाय दिस मेथड और प्रोसेस। आगे, बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। सोइंग करने से पहले, सीड्स को सो करने के से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सोइंग के लिए कौन सा टूल्स यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेडिशनल टूल गिवन है आपको। सो व्हाट इज ट्रेडिशनल टूल? ट्रेडिशनल का मतलब है जो पुराने समय में यूज होता है, और टूल मतलब औजार। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फ्यूनल। एक फ्यूनल शेप्ड का होता था, यहाँ देखिए ये है फ्यूनल शेप। ठीक है, इसमें सीड्स को भर दिया जाता था। तो पहले ट्रेडिशनल टूल में एक सीड को सो करने का जो यहाँ पे गिवन है आपको टूल, वो है फ्यूनल शेप। ठीक है, शेप्ड लाइक अ फ्यूनल, फ्यूनल होता था और उसमें सीड्स को फिल्ड किया जाता था। इसमें सीड्स को लोग भर देते हैं और उसके बाद पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स। तो मैं इसे अच्छे से आपको समझाती हूँ। यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखो, ये देखो ऐसा एक फ्यूनल टाइप का होता है। ठीक है, और इसके नीचे में 1 2 एंड 3 एंड 4 पाइप्स लगे होते हैं। ठीक है, ऐसे, और नीचे में एक नुकीला ऐसे होता है एंड में। ठीक, तो जब आप यहाँ से सीड्स को डाल देते हो, मतलब आप यहाँ से डाल रहे हो सारे सीड्स को। ठीक, उसके बाद कुछ इस पाइप से, कुछ इस पाइप से और कुछ इस पाइप से सीड्स आ जाएंगे। और यहाँ आपको एंड दिख रहा है, ये क्या करते हैं, मिट्टी को गड्ढा कर देते हैं। ठीक है, जो सॉइल होता है ना उसको हटा देते हैं, यहाँ पे गड्ढा कर देते हैं, और गड्ढा करने के बाद जो इससे सीड्स आता है इसमें गिर जाता है। सारे में ऐसे ही होता है, सारे में सीड्स गिर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पहले के समय में सीड्स को सोइंग, ये जो पहले का टूल है जिससे सीड को सो किया जाता था। ठीक है, आइए यही बात को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है कि पहले फ्यूनल शेप का होता था, उसमें सीड्स को भर दिया जाता था और इसमें 2 से 3 पाइप्स लगे होते थे, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया है कि 2 से 3 पाइप लगे होते थे। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है हैविंग शार्प एंड्स, लास्ट में उनके नुकीले नुकीले यहाँ पे धार होते थे, आप देख सकते हो। एंड दिस एंड्स पियर्स इनटू दी सॉइल को ये चीरते हुए चले जाते थे, मतलब गड्ढा करते जाते थे। एंड प्लेस सीड्स देयर, और वहाँ पे सीड्स को छोड़ देते थे। यहाँ से जो सीड्स आया इसमें गड्ढा हो गया ना, ये गड्ढा कर दिया सब, और इसमें सीड्स जाके गिर जाएंगे। ठीक, बस इसी तरह से पहले के समय में सीड्स को सो किया जाता था, और ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। सो अ सीड ड्रिल, आज के समय में सीड ड्रिल का यूज किया जाता है सीड्स को सो करने के लिए। सो सीड ड्रिल क्या होता है? आज के समय में सीड ड्रिल का यूज हो रहा है किस लिए? सीड्स को सो करने के लिए। ये क्या होता है? ये भी ट्रैक्टर्स के हेल्प से ही काम करता है, जैसे कि आपने कल्टीवेटर में देखा था। दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। यहाँ पे एक वर्ड है यूनिफॉर्मली, ये देखो इस बात को हम फिर से समझ लेते हैं क्या है ये। सो यूनिफॉर्मली जो वर्ड है वो यूनिफॉर्म से बना है। ठीक है, यूनिफॉर्म आपको याद आ रहा होगा जो आप स्कूल में पहन के जाते हो। ठीक है, अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है तो अभी नहीं जाते होगे, पर जाते थे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म पहन के जाते तो सबके ड्रेस जो होते थे वो सेम होते थे। ठीक है, मतलब सब जो कपड़े पहनते थे एक जैसे होते थे, एकदम सेम टू सेम आपके जैसे। सेम टू सेम या एक जैसे होने को ही हम यूनिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सीड ड्रिल होता है वो सीड्स को सो करता है यूनिफॉर्मली, मतलब एक जैसे सेम टू सेम डिस्टेंस पे एंड डेप्थ पे। अब इसे समझते हैं। मान लो सीड ड्रिल ये है, ठीक है, ये मान लो एक सीड को यहाँ पे सो किया, तो दूसरे सीड को यहाँ पे सो किया, फिर तीसरे सीड को यहाँ पे, और इनके बीच का गैपिंग हम देखें तो लेट्स सपोज 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर।
मतलब एक सीड को 5 सेंटीमीटर की दूरी पे सो किया दूसरे सीड को, तो वैसे ही तीसरे को भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, फिर चौथे को भी 5, यहाँ पे चौथा होता तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही इन दोनों के बीच में और उतना ही इन दोनों के बीच में। तो ये सेम टू सेम डिस्टेंस पे शो करता है, जैसे कि एक को शो करता है वैसे ही सबको करता है। ठीक है, तो एक बात। दूसरी बात है कि डेप्थ मतलब गहराई में। मान लो एक सीट को, ये है मान लो ये ज़मीन आपका सॉइल है, तो एक सीट को यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा किया और यहाँ पे शो किया, तो दूसरा को भी यहाँ पे ही करेगा, तीसरा को भी यहीं पे करेगा। ऐसा नहीं है कि एक को इतना गड्ढा करके यहाँ पे कर दिया और एक को यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें है कि इक्वल, जैसे कि यहाँ पे एक सीट को किया, यहाँ पे गड्ढा किया, फिर यहाँ शो किया, फिर यहाँ गड्ढा किया, फिर यहाँ शो किया, तो इस तरह से एकदम इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल डेप्थ, मतलब गहराई में अच्छे से और डिस्टेंस पे अच्छे से शो करता है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाई द सॉइल आफ्टर सोइंग। इसमें आपने जब देखा था तो आपने क्या देखा था, यहाँ पे गड्ढा कर देता है, यहाँ पे सॉइल को यहाँ पे सीड्स को डाल देता है, पर इसको फिर से मिट्टी से ढकता नहीं है। बट अगर आप सीड्रिल से यूज करते हो, सोइंग का काम करते हो सीड्रिल से, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये क्या करता है, सीड्स को सो करने के बाद थोड़ी सी मिट्टी से सीड्स को ढक देता है। ठीक, ऐसे ढकने से क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो चिड़ियों के द्वारा खाए नहीं जाते हैं। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। जब आप सीड ड्रिल का यूज करोगे सोइंग के लिए, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा एंड लेबर, मेहनत भी बचेगा। सो देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। बुझो कहता है मेरे घर के पास एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। मैंने देखा कि छोटे छोटे पौधों को छोटे छोटे बैग्स में रखा गया था वहाँ पे। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। तो उन सब पौधों को इस तरह से क्यों रखा गया। सो यहाँ पे पहली जवाब देती है, सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके सीड्स को पहले क्या किया जाता है, सच एज पैडी, जैसे कि पैडी के सीड्स को पहले नर्सरी में ग्रो किया जाता है, एंड उसके बाद उसको जब उससे सीडलिंग्स छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं तो उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है हाथों से खेतों में। तो कुछ ऐसे जंगली पौधे हैं, कुछ फ्लावर के प्लांट हैं जिसे नर्सरी में पहले ग्रो किया जाता है। सो हम इससे भी समझते हैं कि क्या होता है नर्सरी। देखो कुछ सीड्स होते हैं, जैसे कि पैडी ही मान लो, पैडी का मतलब होता है धान। तो सबसे पहले मान लो एक छोटा सा एरिया होता है, ठीक, छोटे से एरिया में बहुत सारे सीड्स को किसान जैसे तैसे इसमें डाल देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि दूरी कितना है अंदर, मतलब गहराई कितना गया है, जैसे तैसे इसमें सारे सीड्स को नज़दीक क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, एक समय ऐसा आता है जब इनमें से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। ठीक है, अच्छे से समझना इस बात को। यहाँ पे क लग रहा है पर ये पौधा है। ठीक है, पौधे निकल आते हैं, इसी तरह से सारे में पौधे निकल आएंगे। ठीक है, ऐसा मैं ऐसे कर देती हूँ। ओके, सारे में आ गए। अब देखो ये, इससे हम जब छोटे से एरिया में हम सीड्स को सो कर देते हैं, जैसे तैसे कोई भी प्रॉपरली नहीं करते हैं, कोई भी मैनर में नहीं, ऐसे ही इसमें डाल देते हैं, तो उससे छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं जिससे हम सीडलिंग्स कहते हैं। अब किसान इन सारे पौधों को एक बार उखाड़ लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, एक बड़े से फील्ड में जहाँ उनको इसको लगाना है अपने खेत में ले जाते हैं, और फिर एक पौधे को यहाँ लगाया, एक पौधे को यहाँ, एक पौधे को यहाँ पे। ये लोग डिस्टेंस देखते हैं कि प्रॉपरली यहाँ पे होना चाहिए। इसको समझ लो कि छोटे से एरिया में जो हम सीड्स को डाल देते हैं, उसके बाद जो सीडलिंग्स आता है, तो यहाँ तक काम होता है नर्सरी का। फिर यहाँ से निकाल के बड़े से खेत में आपको जहाँ भी लगाना है वहाँ पे आप जो प्रॉपर मैनर में लगाते हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ से निकाल कर यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया। ठीक है, यहाँ से दोबारा से यहाँ से निकाल कर यहाँ पे ट्रांसप्लांट करना। तो सेम चीज़ यहाँ पे समझाई जा रही थी कि आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे यही बात को ये समझा रही है कि कुछ पौधे जैसे कि पैडी होते हैं, इनके सीड्स को पहले नर्सरी में ग्रो किया जाता है, एंड देन जब इनके सीडलिंग्स आ जाते हैं, छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं, तो इनको बड़े से फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। मैनुअली का मतलब है हाथ से सारे पौधे को लगाया जाता है। और उसके बाद कुछ ऐसे फॉरेस्ट प्लांट्स, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुछ ऐसे फॉरेस्ट प्लांट्स मतलब जंगली पौधे होते हैं या ऐसे कुछ फूल के पौधे होते हैं जिन्हें पहले नर्सरी में ग्रो किया जाता है। सो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन, मैंने आपको कहा डिस्टेंस अच्छे से, दोबारा से जब ये लोग पौधे को लगाते हैं एक बड़े से फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं तो डिस्टेंस का ध्यान रखते हैं। सो यहाँ लिखा है एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन दी सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग।
तो ये लोग इसलिए ध्यान देते हैं ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो जाए, मतलब बहुत सारे सीड्स नज़दीक नज़दीक में शो ना हो जाए। इस अगर शो हो जाएंगे तो देखो क्या होगा, सॉइल से उन्हें अच्छे से सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर नहीं मिल पाएगा अगर सारे सीड्स नज़दीक में आ जाएंगे तो, ठीक है। तो एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। अगर बहुत सारे पौधे एक जगह पे मतलब बहुत नज़दीक में लगा दिए जाते हैं तो उनको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि उनमें कंपटीशन ना हो सनलाइट को लेकर, न्यूट्रिएंट्स को लेकर एंड वाटर को लेकर। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा जो थर्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का जो थर्ड स्टेप है, दैट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो आइए इसे देखते हैं, मतलब मैन्योर को ऐड करना एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करना। सो जो सबस्टांसेस को खेत में ऐड किया जाता है, सॉइल में ऐड किया जाता है न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, ताकि हमारे प्लांट्स को हेल्दी ग्रोथ मिल सके, उसे हम मैन्योर या फर्टिलाइजर्स कहते हैं। दोबारा से रिपीट करती हूँ, देखो, जो सबस्टांसेस को हम लोग अपने खेतों में डालते हैं, अपने सॉइल में मिलाते हैं न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, ठीक है, ताकि हमारे प्लांट्स जो है अच्छे से ग्रो कर सके, तो उन सारे सबस्टांसेस को हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स कहते हैं। ओके, अब थोड़ा बूझों की बात भी सुन लेते हैं। आई सा हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म। ये बोलता है कि मैंने एक फार्म में देखा कि हेल्दी क्रॉप ग्रो हो रहे थे। इन दी नेबरिंग फार्म, मैंने एक बगल के फार्म में देखा, एक पड़ोस के फार्म में देखा कि प्लांट्स वीक थे। इसमें देखो हेल्दी था और इसमें वीक थे, कमज़ोर थे। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। तो इसका कारण यही है कि उन्हें अच्छे से न्यूट्रिएंट, सनलाइट एंड वाटर नहीं मिल पाया, क्योंकि वो बहुत नज़दीक आ गए होंगे, ओवर क्राउडिंग हो गया होगा। तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे है सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू दी क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप को देखो सॉइल क्या क्या देता है, मिनरल्स देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, और ये न्यूट्रिएंट्स जो है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए इसेंशियल होते हैं। सर्टेन एरियाज में, कुछ एरियाज में फार्मर्स क्या करते हैं, क्रॉप को ग्रो कर लेते हैं और आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, मतलब एक फील्ड में एक के बाद क्रॉप को ग्रो करते जाते हैं, उनमें थोड़ा सा भी गैप ना देते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो। फील्ड को कभी भी खाली नहीं छोड़ते हैं। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। तो बताइए न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या होगा। एक ही खेत में बार बार पौधे को लगाओगे तो उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा। कंटिन्यूअस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, बार बार जब हम कंटिन्यूली क्रॉप्स का कल्टिवेशन करते रहते हैं तो इससे सॉइल जो होता है उससे न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं कि मैन्योर का यूज करते हैं ताकि वो रिप्लेनिश कर सके सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। जब सॉइल का न्यूट्रिएंट खत्म होने लगता है तो किसान मैन्योर को ऐड करते हैं, और जो मैन्योर को ऐड करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड मैन्योरिंग। तो जो हम मैन्योर को खेतों में डालते हैं, दिस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं। सो इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन बिग प्लांट। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सबस्टांस। ये ध्यान देने वाली बात है कि मैन्योर जो होता है एक ऑर्गेनिक यानी नेचुरल सबस्टांस होता है। इसे हम कैसे पाते हैं, मैन्योर कैसे हमें मिलता है, तो जब प्लांट और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है तब जाके हमें मैन्योर मिलता है, ठीक है। सो प्लांट और एनिमल वेस्ट क्या हो गया, प्लांट वेस्ट यानी प्लांट्स जब डेड हो जाते हैं, ठीक है, और एनिमल वेस्ट मतलब कि कौ डंक वगैरह, गोबर, ये सब एनिमल वेस्ट में आते हैं। तो ये सब को डिकम्पोज करके क्या बनता है, मैन्योर बनता है। फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। एक खाली स्थान पे क्या करते हैं फार्मर्स जो होते हैं, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट को छोड़ देते हैं, एक गड्ढा में डालते जाते हैं और उसको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। डिकम्पोज कैसे होता है, द डिकम्पोजिशन इज काउज्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन अलगी हो गया, तो ये सब क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है प्लांट एंड एनिमल वेस्ट को, ठीक है। जब डिकम्पोज कर देते हैं तो क्या होता है, उनसे जो न्यूट्रिएंट्स निकलता है वो जाके सॉइल में मिल जाता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स की कमी सॉइल की पूरी हो जाती है। अब यहाँ लिखा है द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। तो यही जो डिकम्पोज्ड मैटर है, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट को डिकम्पोज करके जो मैटर बना है उसी को हम ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मिंग कंपोस्टिंग इन क्लास 6 में भी आपने पढ़ा है कि एक एरिया में क्या किया जाता है, वर्मिंग कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें रेड वॉर्म्स को क्या किया जाता है, रेड वॉर्म्स को ग्रो किया जाता है और उसको कुछ ऐसे कंडीशन में रखा जाता है जिससे कि वो ग्रो हो सके। जैसे उसको वेजिटेबल वेस्ट वगैरह जो होता है और जो एनिमल वेस्ट होता है उसमें डाला जाता है। जैसे रेड वॉर्म्स होते हैं वो जो आप जो कुछ भी उसमें मिलाते हो उसको
क्या करते हैं, मैन्योर की तरह बना देते हैं और फिर आप उसे खेत में लगाते हो तो आपको अच्छा पैदावार देखने को मिलता है। बाद में उसी रेड वॉर्म्स को आप अपने खेत में दोबारा से यूज कर सकते हो, मैन्योर बनाने में दोबारा से यूज कर सकते हो, कंपोस्ट बनाने में, एंड देन दोबारा से कंपोस्ट को आप अपने खेत में मिला सकते हो। तो ये होता है वर्मिंग कंपोस्टिंग जो आपने पढ़ लिया है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है 1.2 एक्टिविटी। तो इसको मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि आपको क्या करना है, 3 ग्लास लेना है, उसको नेम दे देना है आपको, ग्लास ए, ग्लास बी एंड ग्लास सी। जो ग्लास ए है उसमें आप सॉइल के साथ थोड़ा सा मैन्योर मिला लो, ग्लास बी में आप सॉइल के साथ थोड़ा सा यूरिया यानी फर्टिलाइज़र मिला लो, एंड सी में आप कुछ भी मत मिलाओ, सॉइल को ऐसे ही रहने दो और इसमें आप मूंग के या ग्राम के सीड्स को सो कर दो। कुछ समय बाद इनसे सीडलिंग निकलेगा, मतलब छोटे छोटे पौधे निकलेंगे, तो आपको बताना है कि किस में ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। तो जो ग्लास बी है उसमें ज़्यादा ग्रोथ होगा क्योंकि इसमें आपने फर्टिलाइज़र मिलाया है, ग्लास ए में कम ग्रोथ होगा क्योंकि इसमें आपने मैन्योर मिलाया है, और ग्लास सी में सबसे कम होगा क्योंकि इसमें आपने कुछ भी नहीं मिलाया। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि फर्टिलाइज़र, मैन्योर एंड ओनली सॉइल, इसे मिलाने से क्या क्या परिवर्तन होता है। अभी हम फर्टिलाइजर्स के बारे में देखेंगे। सो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स। फर्टिलाइजर्स जो होता है वो केमिकल होता है जिसमें एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है। जैसे कि कुछ फर्टिलाइजर्स में सिर्फ नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो किसी में फॉस्फोरस की, तो किसी में पोटेशियम की। ओके, तो फर्टिलाइजर जो होता है वो केमिकल्स होता है जो पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट रिच होता है। यहाँ लिखा हुआ हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्युअल। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो मैन्युअल से अलग कैसे हैं। तो फर्टिलाइजर्स में ह्यूमस नहीं पाया जाता, लेकिन मैन्युअल में अलॉट ऑफ ह्यूमस पाया जाता है। फर्टिलाइजर्स जो हैं वो केमिकल्स होते हैं, बट मैन्युअल जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सबस्टांस होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये होता है, और फर्टिलाइजर्स में क्या है, कुछ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, मतलब एक प्रकार की कोई भी एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट क्या होती है, रिच होती है, जबकि मैन्युअल में थोड़े थोड़े अमाउंट में सब कुछ होती है। तो ये हुआ इसका डिफरेंस क्या था। अब फर्टिलाइजर्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं फैक्ट्री में, एफ फॉर फर्टिलाइजर एंड एफ फॉर फैक्ट्री, ये याद रखना है। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स है फर्टिलाइजर्स के, जैसे यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके। यहाँ देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इन तीनों को शॉर्ट में लिखा गया है एनपीके। यहाँ द यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, जब से फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं किसान तो उन्हें अच्छा पैदावार देखने को मिल रहा है। उनकी गेहूं की, धान की और मक्का की खेती बहुत अच्छे से हो रही है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक्स दी सॉइल लेस फर्टाइल। अगर आप इसका एक्सेसिव यूज करेंगे तो आपकी सॉइल जो होगी वो लेस फर्टाइल हो जाएगी। फर्टिलाइजर्स जो होता है वो एक वाटर पोल्यूशन का भी सोर्स बन रहा है, क्योंकि आप फर्टिलाइजर्स को अपने खेतों में डालते हो और किसी दिन बहुत तेज़ पानी हो जाए तो आसपास खुली जगह में ये मिलते मिलते अगर आसपास कोई वाटर सोर्स होगा तो उससे जाके मिलेगा और इस तरह से वाटर पोल्यूशन होगा। आगे इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फर्टिलिटी, अपने सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना है तो हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा फर्टिलाइजर्स को और ऑर्गेनिक मैटर को, मतलब दोनों को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा, सिर्फ फर्टिलाइजर्स का यूज ना करें। दूसरा ये है कि आप फील्ड को फैलो छोड़ दें, मतलब कुछ समय के लिए उस पर कल्टीवेट ना करें ताकि उसका न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाए। जब 2 क्रॉप्स करते हैं आप 2 क्रॉप्स, तो उसके बीच में गैप दें। जैसे आपने क्रॉप किया, फिर कुछ समय के लिए रुक जाइए और फिर से दूसरा क्रॉप को सो कीजिए और ग्रो कीजिए। आगे है द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। अभी हम देखेंगे कि ये जो मैन्योर है उसका क्या एडवांटेजेस है। तो मैन्योर का यूज करने से क्या होता है, सॉइल का जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव होता है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो है वो अच्छा होता है, और सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट्स बार बार रिप्लेनिश कर सकता है। ठीक है, रिप्लेनिश हो जाता है अगर आप मैन्योर यूज करोगे। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग, दूसरा मेथड है रिप्लेनिशिंग का, वो है द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। आप क्रॉप रोटेशन करके, मतलब क्रॉप को रोटेट करके, एक बार ये क्रॉप को तो फिर दूसरा क्रॉप को, ऐसे बदल बदल के क्रॉप को लगाएंगे तो आपकी जो सॉइल होगी वो रिप्लेस करेगी किसको, न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करेगी। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्थर्न इंडिया। जो नॉर्थर्न इंडिया के पहले के जो फार्मर्स थे
वो क्या करते थे, लीगम्स फॉडर को अपने खेतों में लगाते थे एक सीजन में। मान लो उन्होंने वीट की खेती की, गेहूं की खेती, और अगले सीजन में वो लीगम्स लगाते थे, जिससे कि क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स वापस आते हैं एंड नाइट्रोजन जो मिट्टी से कम हो जाती है उसकी भरपाई होती है। देखिए, दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। लिगम्स प्लांट जब आप लगाते हैं तो इससे नाइट्रोजन की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। फार्मर्स को इसलिए इनकरेज किया जाता है कि आप इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट कीजिए, क्रॉप रोटेशन को। इन दी प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा था, यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ा था, जो कि नोडल्स में रहता है, जो जड़ होते हैं, लिगुमिनस प्लांट, जो दलहन पौधे होते हैं, जैसे कि मसूर हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, तो ऐसे पौधों के जड़ में रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। पौधे जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं एटमॉस्फेयर से, इसलिए वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज करता है ताकि प्लांट्स उसे ले सकें। ठीक है, तो इसमें आपको फर्टिलाइजर एंड मैन्योर में क्या डिफरेंस है ये यहाँ पे आपको बताया गया है। यहाँ जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, मतलब ये ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं, और ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट मतलब कि नेचुरली हमें नहीं मिलते हैं। लेकिन जो मैन्योर होता है वो नेचुरल सब्सटेंस होता है, जो कि डिकम्पोजिशन से प्राप्त होता है, कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज से। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उन्हें फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है, जबकि मैन्योर को हम लोग फील्ड्स में प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो उसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता, जो कि ह्यूमस नहीं दे पाते हैं सॉइल को, लेकिन मैन्योर में अलॉट ऑफ ह्यूमस होता है, इसलिए वो सॉइल को अलॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीनों जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये फर्टिलाइजर्स में क्या होते हैं, रिच होते हैं, पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। जबकि मैन्योर में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैन्योर में ऐसा प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता है, कम पाया जाता है, सब कुछ थोड़े थोड़े अमाउंट में पाया जाता है। आगे हम देखेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर क्या है। तो मैन्योर को अब जब अपने खेत में डालोगे तो इससे क्या होगा, इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की जो वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी है वो अच्छे से ये इन्हेंस करेगी, जिससे कि आपके खेत में जो मॉइस्चर की कमी है वो नहीं होगी। ये आपके सॉइल को पोरस बनाएगी, जिससे कि जो भी पौधा आप लगाएंगे उसके जड़ जो है वो सांस ले पाएंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करती है। ठीक है, ये इससे क्या होता है, आप अगर मैन्योर का ऐड करोगे तो नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जैसे कि हो गया अर्थवॉर्म्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि क्या करने का काम करते हैं, यहाँ पे माइक्रोब्स बोला गया यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि यहाँ डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते हैं, जो आपके खेतों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये क्या करता है, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। तो इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इतना ही तक करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा थर्ड पार्ट होगा उसमें हम इरिगेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।